नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की खास पेशकश है कहां हुई चूक। जी हां, छत्तीसगढ़ में जवानों की शहादत का जो दौर पिछले साल अप्रैल माह से शुरू हुआ था वो अभी भी बदस्तूर जारी है। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और इस घटना में 2 SI समेत 4 जवान शहीद हुए जबकि 11 घायल हुए हैं। हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हमले के कामयाब होने के पीछे बेशक माओवादियों की तगड़ी तैयारी रही होगी, लेकिन क्या जवानों ने सुरक्षा मानकों को एक बार फिर अनदेखा तो नहीं किया, जिसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी? ऐसे में और कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। नक्सलियों ने फिर बरपाया कहर, ऑपरेशन प्रहार पर पलटवार। लंबी खामोशी के बाद नक्सलियों ने एक बार फिर बस्तर के अबूझमाड़ से सटे इरपानार में बड़े हमले को अंजाम दिया। सर्चिंग पर निकले DRG और SCF के जवानों की टीम को 23 जनवरी की दोपहर भटबेड़ा के पास नक्सलियों ने घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की और ताबड़तोड़ हमला कर रहे नक्सलियों को खदेड़ने के लिए UBGL भी दागा। लेकिन नक्सलियों के हमले में सब इंस्पेक्टर मूलचंद कंवर, विनोद कौशिक के अलावा आरक्षक देवनाथ पुजारी और राय सिंह मरकाम शहीद हो गए। 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हम लोग उन लोगों को लोकेशन पता चल गया था कि उसका हमारे एम्बुश में हम लोग फंस गए थे। महीने नस्लियों की संख्या ज़्यादा लग रहा था, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था महीने नस्लियों की। करीबन 5-6 दागा गया था। दरअसल जवानों को खुफिया जानकारी मिली थी कि नारायणपुर के इरपानार और गुमटेर से लगे इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली जमा है, जिसमें बड़े लीडर भी शामिल हैं। इसी सूचना के आधार पर जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च करते हुए इन्हें घेरने की योजना तैयार की। नक्सलियों को घेरने के लिए पुलिस ने कडेनार कैंप और ओरछा थाने से ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि वो दोनों तरफ से नक्सलियों को घेर सके। लेकिन कडेनार की तरफ निकले जवानों की सूचना माओवादियों को पहले ही मिल गई और वो खुद एम्बुश में फंस गए। जाहिर है इस हमले के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोर्चे पर फोर्स की ओर से चूक हुई, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि इस घटना में कहीं भी चूक नहीं हुई है। जहां घटना हुई वो पीहड़ का इलाका है और फोर्स पहली बार नक्सलियों के इस मान तक पहुंचकर ऑपरेशन चला रही है। ये अंदर कोर एरिया के अंदर भेजा गया ऑपरेशन है, इसलिए उसमें कमी तो कहना बहुत ही बड़ी उसकी इस ऑपरेशन की, और जो लोग शहीद हुए उनके खिलाफ बोलना होगा। इसमें कोई कमी नहीं है और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बेहतरीन ऑपरेशंस हैं उसका एक उदाहरण है। गलती किसी से नहीं हुई है, ये बहादुरी से लड़ाई लड़ी इन्होंने। अबुझमाड़ में घुसे थे और नक्सली लोगों को इनका लोकेशन पता चल गया था। फिर इन्होंने कुछ सर्चिंग वर्चिंग की, इनको काफी खून के निशान मिले, जिससे लगा कि उनके भी काफी लोग घायल है या मरे हैं। जाहिर है इस हमले के बाद सवाल तो कई उठ रहे हैं, आखिर जवानों से चूक कहां हुई? फोर्स ने मूव करने से पहले क्या कोई एहतियात बरती? क्या जवानों ने नक्सलियों के मूवमेंट की कोई जानकारी ली? ऑपरेशन के लिए निकले जवानों ने सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का एक बार फिर ख्याल नहीं रखा। उन्होंने लगभग वही गलतियां एक बार फिर दोहराई, जिसके चलते उन्हें पहले भी कई बार जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल लंबे समय से सुरक्षा बलों के दबाव, समर्पण और मुठभेड़ में शिकस्त खा रहे नक्सलियों का मनोबल गिरा हुआ था, जिसके बाद नक्सली काफी समय से बड़ी वारदात की फिराक में थे। ऐसे में हो सकता है कि नक्सली जानबूझकर जवानों को अपने लोकेशन की जानकारी दे रहे थे ताकि जब जवान वहां आए तो उनके लगाए एम्बुश में वो फंस जाए। हुआ भी यही। गणतंत्र दिवस के ठीक 2 दिन पहले नक्सलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया। जाहिर है बस्तर में लगातार हो रहे नक्सलियों के सरेंडर से सुरक्षा एजेंसियां राहत की सांस ले रही थी, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। नारायणपुर से अशफाक अहमद के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी होगी। इस पूरी रिपोर्ट के साथ हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर इरपानार में क्या हुआ, कहां चूक हुई।
कैसे हमारे जवान वहां पहुंचे और क्या जवानों की वहां पहुंचने की इंफॉर्मेशन थी, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देवनाथ जी, एआईजी नक्सल ऑपरेशन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मनीष गुप्ता नक्सल मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, और साथ ही साथ नरेश मिश्र, हमारे संवाददाता, जो काफी समय से नक्सल प्रभावित एरियो में पहुंचकर तमाम घटनाओं को कवर करते हैं और नक्सलियों के बारे में, और साथ ही साथ जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं उनको बहुत बेहतरी से समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवनाथ जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो जवान वहाँ पहुँचे थे, लगातार ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, पहला ऐसा मौका है जब अबूझमाड़ के जंगल में और उस कोर एरिया जो कि बहुत नक्सलियों का हार्डकोर एरिया माना जाता है, वहाँ जवान पहुँचे, तो क्या कोई चूक हुई या कोई गलती हुई, या फिर जवानों के वहाँ पहुँचने की कोई इन्फॉर्मेशन नक्सलियों को पहले मिल गई? नारायणपुर का जो अबूझमाड़ एरिया है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, और नारायणपुर, गढ़चिरौली, बीजापुर, कोंडागांव, इन सारे ज़िलों से लगा हुआ है। और जो ओरछा थाना है वो सदर्न मोस्ट थाना है नारायणपुर का, जो कि जिला हेडक्वार्टर से करीब 70 या 80 किलोमीटर की दूरी पे है। और ओरछा से हमारी फोर्स निकली थी, और इरपानार एरिया जहाँ पे मुठभेड़ हुई है वो घनघोर एरिया है। आप देखेंगे कि ऊंचे पहाड़ है, बहुत टफ एरिया है, जहाँ पे कोई रोड या मोबाइल कोई नेटवर्क नहीं है जी। और जो इरपानार से, ये इरपानार की दूरी ओरछा से करीब 20 या 22 किलोमीटर है। 2 दिन बाद हमारी फोर्स वहाँ पहुँची थी। हमारी बेस्ट टीम थी ये नारायणपुर की, जिसने पिछले कई दिनों में, पिछले ऑपरेशनों में बड़े बड़े ऑपरेशंस किए माड़ में। एक बार 7 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे, एक बार 6 के हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बहादुर टीम थी। उनके विशेष प्रशिक्षित टीम है हमारी, डीआरजी स्पेशल फोर्स है, और उन्होंने बहादुरी से सामना किया है। जी, आप ग्राउंड जीरो पर थे देवनाथ जी, आप ग्राउंड जीरो पर थे, आपने देखा, आपने समझा। आपको क्या लगता है कि अचानक से ये हमला हुआ, कहीं कोई चूक, या फिर कहीं ना कहीं जवानों के पहुंचने की इंफॉर्मेशन, किसे आप बड़ी गलती मानते हैं? कल जितने घायल जवान थे उनसे हमने बात किया है हॉस्पिटल में। मैं देख रहा था आपके न्यूज़ चैनल पे भी कई जवानों के साक्षात्कार आ रहे थे। आज हमने जाके पूरी वो टीम से बात किया, और टीम से बात करने से ये पता चला कि जो नक्सलियों की संख्या 100 से अधिक थी, और हमारे पार्टी भी मजबूत थी, और ये काफ़ी टेक्टिकली चल रहे थे जी। और उस एरिया में। पर मैंने बताया कि उनका कोर एरिया है जहाँ मिलिट्री फॉर्मेशंस वहाँ रहते हैं और हमेशा रहते हैं, और फोर्स कभी कभार वहाँ, ये जो पहली बार है इरपानार एरिया में कि इतना बिहड़ जंगलों में, आप सोचिए 22 किलोमीटर घने जंगलों में फोर्स गई है। और इनसे करीब, पहले तो खबर आ रही थी कि 1 घंटा गोली चली, पर इन्होंने बताया कि 3 से 3.5 घंटा गोली चली, हजारों राउंड फायर हुए हैं। वहाँ पे नक्सलियों के जो खून के निशान मिले हैं, चूंकि हमारे कुछ जवान घायल हो गए और कुछ शहीद हो गए, तो उनको निकालने में हमारे फोर्स का सारा ध्यान लगा, और दूसरी जगह से भी फोर्सेस गई और उसको निकाला है। पर नक्सलियों को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है, तो चूक की बात तो इसमें नहीं आती है। चूक की बात नहीं आती। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए नक्सल मामलों के जानकार है। मनीष जी, एक ऐसा एरिया जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, लोग भी बहुत कम जाते हैं, यहाँ तक कि कोई आदिवासी भी वहाँ, बहुत कम लोग वहाँ आते जाते हैं। ऐसे में वो घनघोर एरिया जो नक्सलियों के लिए गढ़ है और छुपने की सबसे सटीक जगह है, ऐसे में फौज वहाँ पहुँचती है, डीआरजी के जवान वहाँ पहुँचते हैं, एसटीएफ के जवान वहाँ पहुँचते हैं। आपको क्या लगता है उस एरिया के बारे में, और साथ ही साथ जो गुरिल्ला वार में सबसे ज़्यादा नक्सली यहाँ ये माने जाते हैं कि वो गुरिल्ला वार करके बहुत आगे बढ़ते हैं, आईडी ब्लास्ट करते हैं और उसके बाद फायरिंग शुरू करते हैं, पूरे इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि अबूझमाड़ का इलाका नक्सलियों का आधार इलाका माना जाता है। बावजूद इसके कल की जो घटना हुई है, मुझे लगता है ये पुलिस की रणनीतिक चूक है। इस घटना को हम 3 नजरिए से हमें देखना चाहिए जी। पहला तो ये है कि जो नक्सलियों का आधार इलाका है, और अभी जैसे एआईजी साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो नक्सलियों की बटालियन का इलाका है, कोर इलाका है, वहां पर नक्सलियों की बड़ी संख्या रहती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ 60 जवानों की टीम को निकालना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस का ओवर कॉन्फिडेंस है या एक रणनीतिक चूक है। दूसरी बात यह है कि इरपानार का जो इलाका है, इरपानार से लगा हुआ एक जंगल है, वहां पर 3 जिलों की सीमाएं मिलती हैं, जो कि यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है,
और घटनास्थल कमोबेश वही है। और आमतौर पर वहां कोंडागांव, आपकी दंतेवाड़ा और नारायणपुर तीनों जिलों की सीमाएं मिलती हैं। ये इलाका कोर इलाका होने के कारण और इस इलाके में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पिछले काफी दिनों से लगातार मिलती आ रही है। कई बड़े नक्सली नेताओं के होने की बात आ रही है। नक्सलियों की जो मिलिट्री कमान के जो हेड हैं नंबाला केशव राव, उसकी मौजूदगी की खबर है। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर है हिड़मा, उसकी वहां की मौजूदगी की खबर है। इसके अलावा लगभग आधा दर्जन से अधिक नक्सलियों की केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं की मौजूदगी की खबर अगर पुलिस को मिल रही थी तो बेहतर यह होता कि जहां पर 3 जिलों की सीमाएं मिलती हैं, तीनों ओर से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना चाहिए था, जिसमें दंतेवाड़ा से भी टीम आती, कोंडागांव से भी टीम आती और नारायणपुर से भी टीम आती। जी मनीष जी, क्या ये खबर जानबूझकर पुलिस तक पहुंचाई गई? देखिए, नक्सलियों की अगर हम रणनीति की बात करें तो नक्सली पुलिस को अपनी साजिश में या अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन स्वयं लीक करते हैं और वहां पर एम्बुश लगा करके पुलिस को आमंत्रित करते हैं। पुलिस की टीम जब आती है तब उस पर एम्बुश में फंसा करके नक्सली उस पर अटैक करते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में भी नक्सलियों ने पुलिस को इंफॉर्मेशन देकर के पुलिस को आमंत्रित किया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पुलिस को आमंत्रित किया है तो पुलिस इसको असेसमेंट कैसे नहीं कर पाई कि कितने नक्सलियों की मौजूदगी है, कितने लोग हैं और नक्सली किस टाइप की वहां पर गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है और पुलिस जो है अबूझमाड़ के इलाके में अगर ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आप 60 जवानों की छोटी टुकड़ी के साथ इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये करना चाहूंगा कि ये घटना हुई है, इस घटना ने कहीं ना कहीं पुलिस के जो कोऑर्डिनेशन की बात भी की पोल भी कहीं ना कहीं खोली है कि पुलिस का कोऑर्डिनेशन जो है ना कहीं कमजोर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने नारायणपुर जिले में आईटीबीपी को तैनात कर रखा है नक्सल ऑपरेशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए। आमतौर पर आप जो है एसटीएफ और डीआरजी के जवान निकाल रहे हैं, 3 बटालियन आईटीबीपी की वहां पर तैनात है, आप ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात इस बात को इंगित करता है कि पुलिस के बीच में जो अलग अलग फोर्सेस हैं उनके बीच में समन्वय का अभाव है। अगर ये समन्वय रहता तो कहीं ना कहीं आईटीबीपी की भी मदद ली जा सकती थी, स्ट्रेंथ बड़ी हो सकती थी और बड़े स्ट्रेंथ में अगर नक्सली इलाके में आप जाते तो जवान निश्चित रूप से नक्सलियों पर भारी पड़ते। जी, आपने कहा कि हम उस कोर एरिया में गए जहां पहले फोर्स नहीं पहुंचा, उस एरिया में जाकर हमने अपनी एक पोस्ट जो है वहां बना ली है, यानी कि हम अब उससे पीछे और नक्सलियों को धकेल रहे हैं। जी देवनाथ जी। मैं आपके ब्रेक के पहले मनीष गुप्ता जी की बात सुन रहा था जी। उन्होंने कुछ 3-4 बिंदु उन्होंने रखे हैं, तो पहले मैं उनको जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि केवल 60 जवान वहां पे गए थे। मुझे लगता है उनकी जानकारी में नहीं रहा होगा। 60 जवान नहीं थे, संख्या 400 करीब संख्या थी और सारे ट्रेंड जवान थी। तो 400 जवान कम नहीं होते हैं, एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। किसी भी मिलिट्री फॉर्मेशन से, नक्सली के किसी भी मिलिट्री फॉर्मेशन से लड़ने के लिए पर्याप्त संख्या है। और उन्होंने कहा कि इसमें समन्वय का अभाव है। समन्वय का बिल्कुल अभाव नहीं। जो ओरछा थाना है हमारा, वहाँ पे आईटीबीपी तैनात नहीं है, वहाँ पे हमारी अपनी ओन फोर्स है और हम डीआरजी रखे हुए हैं। और हमने इस कोर एरिया में, नए एरिया में जो 3 जिलों का बॉर्डर है, बिल्कुल है, नक्सली ऐसे जगह पे ही अपना शेल्टर लेते हैं जो कि पुलिस के पहुंच से दूर है। तो वो 3 जिलों का बॉर्डर है और उस बॉर्डर के हमारी एक रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ओरछा अंग्रेजों के जमाने का थाना है, एक धौड़ाई थाना है और एक बारसूर आता है जो कि दंतेवाड़ा में है। तो धौड़ाई बारसूर एक रोड है जो स्टेट हाईवे 5 है, जो कि बंद है कई सालों से, और हम अपने रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। तो हमने धौड़ाई की तरफ से 2 पोस्ट खोले हैं। मैं नाम बता दूं, कन्हारगांव और कड़ेनार। कड़ेनार अभी हमने नवंबर 2017 में खोला है। जो धौड़ाई से कड़ेनार की दूरी करीब 22 किलोमीटर है।
इसका मतलब है कि हम कोर एरिया के अंदर 22 किलोमीटर अंदर गए हैं। तो नक्सलियों को हमने इतना पीछे धकेला है, तो अब उनको जो भी हमारी आसूचनाएं आ रही है और हम उसके आधार पे काम कर रहे हैं और समन्वय की कोई कमी नहीं है। और नरेश मिश्र से भी जान लेते हैं साहब। नरेश, इस पूरे मामले पर आपकी भी नजर रही, लगातार आप इस तरह की कवरेज करते रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कोई समन्वय की कमी रही या फिर बिना जानकारी के नक्सलियों के एरिया में घुसने का खामियाजा यहां फोर्स को उठाना पड़ा? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो इलाका है, ये सिलसिलेवार इस इलाके से इसी डीआरजी की टीम ने, इसी एसटीएफ की टीम ने लगातार पुलिस के हिस्से में कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए और कई बड़ी सफलताएं भी दर्ज की, और इसी कॉन्फिडेंस में ये ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया होगा। और निश्चित तौर पे ये जो पूरा इलाका है, ये हम हमेशा से जानते हैं कि ये 4 जिले, 3 ही नहीं बल्कि 4 जिला, बीजापुर का भी जो लगा हुआ इलाका है वो भी इसी क्षेत्र में पड़ता है और लगभग इसी चारों जिलों के अंतर्गत माओवादी अक्सर मूवमेंट करते रहते हैं। तो पुलिस को भी लगातार सूचना इस बात की रही होगी कि बड़ी पार्टी है और उसी के लिहाज से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया होगा। पर जब भी देखिए कोई ऑपरेशन होगा, जवानों की शहादत होगी, तो ये बात जरूर होगी कि ऑपरेशनल कमी क्या रही होगी या इंटेलिजेंस की कमी क्या रही होगी जिसकी वजह से हम एम्बुश में फंस गए। क्योंकि अब जो अंतर आया है गुरिल्ला वॉर जोन में, फाइटिंग में, जिससे वजह से पिछले कुछ सालों से पुलिस की ताकत बढ़ी है, वो ये कि इंटेलिजेंस के साथ साथ पुलिस गुरिल्ला जो ट्रेंड टीम है उनको भेज रही है उस इलाकों में ऑपरेशन के लिए। तो ये बात, तो इस बात का तो जवाब निश्चित तौर पे देना चाहिए कि आखिर किस तरह की कोई ऑपरेशनल चूक हुई हो या कमी रह गई हो, क्योंकि इलाका निश्चित तौर पे मुश्किल है और मिलिट्री फॉर्मेशन है उस इलाके में माओवादिस्ट की, और जिस तरह से पूरे बस्तर इलाके में माओवादियों की ताकत रही है, अब तक देखने में आती रही है, उस लिहाज से इस अंदरूनी इलाके में, चाहे वो मड़ेनार हो, इरपानार हो या उससे आगे के इलाके, इन इलाकों में फोर्सेस का ऑपरेशन आसान कतई नहीं कहा जा सकता। तो मुश्किल ऑपरेशन था और मुझे तो ये लगता है कि जो टीम वहाँ फंसी थी, जो 160 लोगों की जानकारी आ रही है कि जो एक निश्चित पार्टी जो इस एम्बुश में फंसी थी, वो पार्टी भी उसमें से इतने लोग अगर उस एम्बुश को तोड़कर बाहर भी निकल पाए हैं या बाकी लोग सुरक्षित निकाले जा सके हैं, तो ये भी काफी बड़ी बात होगी। क्योंकि पिछले कुछ समय से ये देखने में भी आया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा एम्बुश हुआ है तो पार्टियों को वहां से बचकर निकलना भी उतना आसान है। नरेश, आपको रोकना चाहूंगा, समय कम है, एक छोटा सा रिएक्शन मनीष गुप्ता साहब से भी लेना चाहूंगा। मनीष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जवान कम थे, एआईजी साहब का कहना है कि 400 की संख्या में जवान थे और लगभग इसी के आसपास नक्सल भी बताए जा रहे हैं, लेकिन एआईजी साहब का कहना है कि जो इनपुट्स उनको मिल रहे हैं 20 से ज्यादा उनके लोग घायल हुए हैं, उनको गोलियां लगी हैं और लगातार 3.5 घंटे तक फायरिंग हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहां एक सफल ऑपरेशन की कमी थी या फिर बिना देखे एक ऐसे एरिया में घुस गए जहां आपको पूर्ण एरिया की जानकारी नहीं थी? नहीं, देखिए एरिया की जानकारी तो है, लेकिन जहां तक एआईजी साहब बोल रहे हैं, जो टुकड़ी नक्सलियों के एम्बुश में फंसी थी वो 60 जवानों की टुकड़ी थी। और कल डीजीपी नक्सल ऑपरेशन श्री अवस्थी जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि 60 जवानों की टुकड़ी थी। बाकी सपोर्टिंग फोर्स रही होगी, उस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस की ये रणनीति होती है। आमतौर पर रही नक्सलियों की बात, तो अब इस टाइप के अगर ऑपरेशन के लिए फोर्स निकली है तो कहीं ना कहीं अगर 3 घंटे तक मुठभेड़ हुई है तो निश्चित रूप से नक्सलियों को भी गोली लगी होगी। पर घटनास्थल पर जो निशान मिले हैं, इस समय इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री रमन सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा है इस पूरी घटना पर? दुर्भाग्यजनक रहा कि हमारे जवान शहीद हुए। बहुत लगातार 3 घंटे पहली बार फायरिंग हुआ, दोनों तरफ से जवाब हुआ, उनको खदेड़ने का भी काम किया, नुकसान दोनों तरफ से हुआ, मगर हमारे जवानों की शहादत, निश्चित रूप से वीरता उन्होंने जबरदस्त दिखाई है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह से लगातार हमारे जवानों की क्षति हुई है उसको भी देखकर आगे सोचेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और किस तरह से रणनीति बनाना है उस पर भी उन्होंने अधिकारियों से बात की है। देवनाथ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे यहाँ मैं करना चाहूँगा। यूबीजीएल दागे गए, ऐसे में यूबीजीएल का दागना आप समझते हैं कि कितने बड़े हथियार और उनके पास होंगे यूबीजीएल नक्सलियों की तरफ से? जी देखिए, क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? इन्फॉर्मेशन में मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, पर यूबीजीएल हमारे लोगों ने दागे और काफी मात्रा में दागे हैं। आप देखेंगे कि आज मैं जो डीआरजी के जवानों से मिल रहा था, आज मैं नारायणपुर गया था जी,
और मैंने यहाँ पे जो घायल जवानों से बात किया तो वो जवानों से पूछा कि क्या, तो बोले कि नहीं साहब फिर जाएंगे लड़ने के लिए। और इन्होंने बहुत यूबीजीएल फायर किया। यूबीजीएल ऐसा वेपन है, गोली, ये एरिया वेपन कहलाता है कि आप कोई आड़ के पीछे भी है, वो ग्रेनेड जाके ब्रस्ट होता है तो ये घायल करता है। तो हम नक्सलियों का कोई डेड बॉडी नहीं रिकवर कर पाए क्योंकि हमारे घायल लोगों को निकालना फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और आप देखेंगे 4 घंटे के अंदर हमने पूरे घायलों को वहां से इंसिडेंट प्लेस से निकाला। तो ये बिना समन्वय के हो नहीं सकता। हमारा कोऑर्डिनेशन था, सुपरविजन था, हम लोग सब यहाँ पे बैठ के उसको मॉनिटर कर रहे थे। एयरफोर्स के हवाई जहाज से निकाला। और यूबीजीएल हमने ज्यादा दागे है, नक्सलियों वाला मुझे थोड़ा कंफर्म करना पड़ा। तो यहाँ फोर्स की तरफ से यूबीजीएल दागे गए। एक छोटा सा सवाल आपसे कम समय में, ऐसी क्या चूक रही है और आगे अगर उस एरिया में और ज्यादा डीपली जाना है, नक्सलियों के इरादों को नाकाम करना है, तो किस तरह की कोशिश आगे रहेगी? ये जो कड़ेनार कैंप है वहां से भी एक एसटीएफ की टीम आई थी। वो इतनी जल्दी पहुंची थी कि वो जहाँ पे एम्बुश चल रहा था 3 साढ़े 3, उन्होंने पीछे से फायर किया जिसमें उनको काफी नुकसान हुआ और भागना पड़ा नक्सलियों को। तो हम रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। और ये जो पल्ली बारसूर जिस एक्सिस की मैं बात कर रहा था, इस बस्तर डिवीजन का एरिया है और मिलिट्री कंपनी 6 का एरिया है। इनकी खबरें अभी आप जो ऑपरेशंस के बारे में आपने सुना और देखा, अनफॉर्चुनेट है हमारे 4 जवान, बहादुर जवान हमने खोए हैं। बट आप ऑपरेशंस जारी है हमारे। और पिछले आपने देखा कि पहले महीने में ही हमने चाहे राजनांदगांव हो, चाहे सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो, कोर एरिया में जाके नक्सलियों को कोर एरिया में जाके लगातार सफलता प्राप्त की। और एआईजी साहब का कहना है कि चूक नहीं है, एक ऐसा एरिया है जहां जाने के बाद ये पता नहीं चलता कि आखिर किस तरह की स्थिति वहां है, लेकिन उसके बावजूद भी जवानों ने कड़ाई से लोहा लेते हुए बड़ी बहादुरी से 3.5 घंटे तक उस फायरिंग को झेला और यहां तक कि नक्सलियों को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।